चैप्टर 1 देख रहे हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अध्याय 1 है ये। 1000 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी हम पड़ताल करेंगे। अब ये शुरुआती चैप्टर है तो इसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो आगे चैप्टर आने वाले हैं, आगे डिस्कशन होने वाले हैं, उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। और जो समय जिसके बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में चर्चा की गई है। यानी कि एक स्पैन है 1000 साल का, इसीलिए इसको 1000 साल कह रहे हैं कि भाई 1000 साल की बातें, 1000 साल में क्या परिवर्तन हुए। तो इसको हम मिडिवल युग कहते हैं, मध्यकालीन युग कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं। इसको मिडिवल युग कहते हैं। तो अल्टीमेटली हम बात करेंगे कहां से कहां तक की। बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि इस पूरे डिस्कशन में आज से और आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हम 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बारे में बात करेंगे। 700 से 1750, बस ये दिमाग में रखिएगा। और ये 700 से 1750 के बीच में क्या क्या हुआ, और मतलब मोटे तौर पे इसमें समझाने की, बताने की कोशिश की है। बस यही चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐसी है नहीं। तो ये शुरुआत होती है यहां पर 2 मैप से। एक मैप आप यहां देख रहे हैं और एक मैप आप यहां देख रहे हैं। ये जो मैप है ये दोनों 600 साल के अंतर में बनाए गए हैं। जो पहला मैप है वो किसने बनाया है, दूसरा मैप किसने बनाया है, इसको मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि जो मैप बनाते हैं जो लोग, उन्हें हम कहते हैं कार्टोग्राफर। यानी कि कार्टोग्राफी होती है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। मैप बनाने का, मानचित्र बनाने का जो आर्ट है, टेक्निक है, उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। और जो इनको बनाता है उन्हें हम कहते हैं कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। तो जो पहला मैप है, ये वाला मैप, ये इसका छोटा पार्ट है। ये एक बड़ा सा पार्ट बनाया था। इसको बनाया था एक अरबियन, ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये है अरेबियन ज्योग्राफर, यानी कि भूगोल वेत्ता, अरब के थे ये। इनका नाम है मोहम्मद अल इदरीसी। क्या नाम है? मोहम्मद अल इदरीसी। तो इन्होंने जो मैप बनाया था, शुरुआती मैप, वो बनाया था 1154 कॉमन एरा सीई, यानी कि ईसा मसीह के मृत्यु के 1154 ईयर्स के बाद। ये हो गया। अब जो दूसरा मैप है उसको अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला मैप, इसको बनाया था 1720 में। तकरीबन 600 साल का अंतर था इस मैप और पिछले वाले मैप में। और इसको बनाया था एक फ्रेंच ने। फ्रेंच मतलब आप ये समझ लीजिए कि FRENCH लिखना चाह रहा हूं मैं। एक्चुअली ये फ्रांस के थे, इसलिए ये फ्रेंच हो गए। तो ये जो फ्रेंच नाम इनका है गुआलमे डी लिजली। क्या नाम है इनका? गुआलमे डी लिजली। तो ये साहब ने 1720 में एक मैप बनाया। अब इन मैप में थोड़ा अंतर है। पहली चीज तो ये बता दूं कि जो पहला मैप है, ये जो मैप है ये इन्होंने अरबी में बनाया था। अरब में ये शब्द जो लिखे हैं, अरब लिखा था। अब इसमें हो क्या गया कि जो मध्य भारत है, मिडिल इंडिया है, वो साउथ इंडिया हो गया। और साउथ इंडिया जो है वो मिडिल इंडिया हो गया। मध्य भारत साउथ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया मिडिल भारत हो गया। एक और बात है कि श्रीलंका जो यहां पर है, इस जगह पे है, उसको उन्होंने ऊपर दिखा दिया। ये मोहम्मद अल इदरीसी साहब ने किया। लेकिन उस जमाने में ये पहले ऐसे शुरुआती मैप बनाने वाले थे जिनका नाम है, राइट। लेकिन 600 साल बाद जो मैप बनाने की प्रक्रियाएं हैं, मानचित्र बनाने की प्रक्रियाएं, वो उनमें तब्दील हुआ। फिर ये जो GDL लिखा है मैंने, गुआलमी डी लेजले, ये फ्रेंच जो थे, इन्होंने मैप बनाया। और इन्होंने जो मैप बनाया बड़ा शानदार मैप बनाया। ऐसा मैप जो हम समझ सकते हैं, ऐसा मैप जो हम आज भी जानते हैं। ऐसा मैप जो है, इसमें कोस्टल एरियाज, खासतौर पे जो तटीय क्षेत्र हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए। अब कोस्टल एरिया इस तरीके से दिखाए गए, कोस्टल एरिया यानी कि तटीय एरिया, इसके कारण से जो यूरोप से आने वाले सेलर्स थे, यूरोपियन सेलर्स, यूरोप से आने वाले जो नाविक थे, इसके अलावा जो मर्चेंट्स यानी कि ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, जो लोग सामान खरीदने बेचने आते थे और सी की यात्रा करते थे या फिर जमीन की यात्रा करते थे, खासतौर पे समुद्री यात्रा करते थे, उन्होंने गुलामे डे लेजली का मैप ये बहुत यूज किया और इसको अप्रिशिएट किया।
तो ये 2 मैप बनाए 2 लोगों ने। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जो साइंस है कार्टोग्राफी का, कार्टोग्राफी आर्ट ऑफ मैप मेकिंग मानचित्र बनाने का, इन दोनों पीरियड्स में काफी परिवर्तन हुआ साइंस में, इसको बनाने की विधि में, प्रक्रिया में काफी परिवर्तन हुआ। ये तो मैप की बात हो गई, भूगोल की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं टर्म्स की और टर्मिनोलॉजी की। कहने का मतलब जो शब्द हैं, शब्द वो, जैसे अगर आप मध्ययुगीन फारसी देखें, पर्शियन, वो आज के पर्शियन से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है, ऑलमोस्ट अलग है। ठीक, तो होता यह है कि जब हिस्टोरियंस ये पता करने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या हुआ था और आज क्या हुआ है, तो इससे उनको बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई उस जमाने में ग्रामर क्या रही, मतलब व्याकरण क्या रही, उस जमाने में वोकेबलरी कैसी थी, मतलब शब्द कौन कौन से थे, कैसे कैसे थे, और इन शब्दों की मीनिंग क्या थी, माने क्या थे, मायने क्या थे, इन सबको भी समझना जरूरी हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आज हम कैसे समझते हैं? आज हम समझते हैं कि भाई यही तो इंडिया है, यही देश है हमारा, नेशन स्टेट है हमारा। ठीक, लेकिन 13वीं सदी में, ध्यान रखिएगा ये सब पूछा जाता है, आगे जो मैं क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा उसमें ये सब पूछे जाएंगे। आपके चैप्टर में तो है ही, मैं अलग से भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तो 13वीं शताब्दी में एक साहब हुए, ये हैं मिनहाज सिराज। क्या हुए? मिनहाज सिराज, इनका नाम यहां लिखा हुआ है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, मिनहाज सिराज। अब ये थे क्रोनिकलर, ये हिस्टोरियन नहीं थे, ध्यान रखिएगा, ये इतिहासकार नहीं थे, ये थे क्रोनिकलर। क्रोनिकलर का मतलब होता है वृत्तांत लिखने वाले, डिस्क्रिप्शन लिखने वाले, जैसे यात्रा वृत्तांत लिख दिया, जैसे आजकल ब्लॉग और व्लॉग होता है ना, उसी तरीके से वृत्तांत लिखा इन्होंने। तो इन्होंने ये पर्शियन में लिखा, इन्होंने फारसी में लिखा। तो इनका मतलब जब ये हिंदुस्तान यूज करते थे तो मिनहाज सिराज, MIS कर रहा हूं, इनका मतलब वो था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में जो जगह है, वहां पे जो लोग रहते हैं, वहां की जो पॉलिटिक्स है, और वहां के एरिया को इन्होंने बताया। बेसिकली इन्होंने कहा कि जहां पर जो सुल्तान्स थे, दिल्ली सुल्तान्स, डी कर देता हूं, दिल्ली सुल्तान्स, उनका राज था या उनका एरिया था, उसके लिए मिनहाज सिराज ने कहा कि ये जो भाग है ये हिंदुस्तान है। ठीक है, अब इसी शब्द का, सेम शब्द का, हिंदुस्तान का शब्द प्रयोग किया बाबर ने। बाबर एक बहुत बड़ा नाम है, इसके बारे में हम बहुत चर्चा करने वाले हैं, और पाकिस्तान के सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो है वो बाबर आजम है। तो बाबर इस तरीके से याद रखिए आप, बाबर, इन्होंने इसी शब्द हिंदुस्तान का प्रयोग किया, किस लिए? कि भाई हिंदुस्तान मतलब हमारे देश की, या फिर ऐसे क्षेत्र की ज्योग्राफी बताने के लिए, वहां का फ्लोरा एंड फौना यानी पेड़ पौधे जानवर बताने के लिए, वहां की कल्चर बताने के लिए, मतलब संस्कृति बताने के लिए, ये सब बताने के लिए इन्होंने एक एरिया, उसकी ज्योग्राफी, उसका फ्लोरा फौना यानी पेड़ पौधे जानवर, और वहां की जो संस्कृति है, कल्चर, उसको बताने के लिए उन्होंने 16वीं शताब्दी में, ये ध्यान रखिएगा, 16वीं शताब्दी में बाबर ने इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और किस जगह का किया? जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है। ध्यान रखिए, सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? जैसे हमारा पूरा एक, ये एशिया, इस कॉन्टिनेंट में हम लोग आते हैं, हमारा देश आता है, तो इंडिया तो यहां हो गया। अब इंडिया के यहां आप देखिए थोड़ा चाइना भी है, यहां बगल में पाकिस्तान भी है, यहां अफगानिस्तान भी है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। तो ये जो इलाके हैं, चाइना तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन ये जो इलाके हैं ये पूरी तरीके से एशिया के अंदर एक और दूसरा कॉन्टिनेंट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां तो हमारे हिमालयाज हैं, और यहां पर और ऐसी जगह है और ऐसी प्राकृतिक लक्षण है जिससे हम इस एशिया से थोड़े से अलग दिखते हैं, मतलब अलग है, कटे तो नहीं हुए लेकिन अलग से दिखते हैं, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उपमहाद्वीप, महाद्वीप तो हो गया एशिया, उसके अंदर महाद्वीप और उसके अंदर उपमहाद्वीप, हमारा महाद्वीप, जो हमारा और आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनको लेके बनता है। तो बाबर ने इस पूरे उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब यही शब्द का एक और यूज देखिए,
हिंदुस्तान में शब्द आता है हिंदू, हिंद, हिंद। तो अमीर खुसरो साहब ये बहुत बड़े पोएट हुए हैं, अमीर खुसरो साहब। इन्होंने 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो साहब है, इन्होंने इस हिंद का शब्द प्रयोग किया, राइट। तो यहां पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्द का प्रयोग किया। तो जो आइडिया था वो ये था कि भाई इंडिया, हिंदुस्तान, अगर हम इंडिया कहें तो इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब सीधा है कि हमारी एक ज्योग्राफी है, हिंदुस्तान की एक ज्योग्राफी है, ठीक, और हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो हिंदुस्तान है, इंडिया तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग देख के आप लग गया होगा कि ये हम कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं बता रहे, हम कोई अपनी बाउंड्री नहीं बता रहे। अगर हम किसी देश से बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे वी आर फ्रॉम इंडिया, ये नहीं बोलेंगे वी आर फ्रॉम हिंदुस्तान, राइट। तो जो पॉलिटिकली और नेशनल मीनिंग, जिसमें हम नेशनल की बात करते हैं या एक राज्य, एक स्टेट, एक देश की बात करते हैं, वहां हम हिंदुस्तान का प्रयोग कम करते हैं, इंडिया का ज्यादा करते हैं। तो शब्दों का किस तरीके से फेरबदल हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ, आप ये देखते हैं। एक और शब्द पे ले जाऊंगा मैं आपको, वो शब्द है फॉरेनर। फॉरेनर, फॉरेनर का मतलब यह है कि आज आप किसी भी साहब को देख लो, अगर उनकी गोरी चमड़ी है, वाइट है, उनके बाल भी भूरे हैं, तो आप कहेंगे ये तो फॉरेनर है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे देश से आया है, दूसरे देश से आया है। लेकिन वहीं पर अगर आप तमिलनाडु का एक आदमी है और वो गैंगटॉक चला गया, या कहें मिड जो नॉर्थ ईस्ट है वहां चला गया, तो यहां पर दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक देश के हैं और एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है। जबकि हो सकता है कि गैंगटॉक का आदमी थोड़ा सा उसका लुक जो हो वो चाइना, इंडोनेशिया इस तरीके का लुक हो, थाईलैंड लुक हो। तमिलनाडु का आदमी उसका लुक जो है वो श्रीलंकन लुक हो सकता है। बट ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में क्या होता था कि एक विलेज है, ये दूसरा विलेज है, या ये देख लीजिए एक ये हो गया आपका फॉरेस्ट एरिया हो गया, जंगल का एरिया हो गया। अब एक ये विलेज 1 कर देते हैं, विलेज 2 कर देते हैं। इस विलेज 2 का आदमी अगर इस विलेज 1 में आता है, इस गांव में आता है, तो ये इस गांव के लिए, यहां इस गांव के लिए ये आदमी हो जाएगा फॉरेनर। इसी तरीके से ये आदमी इधर जाता है तो ये आदमी इस विलेज के लिए हो जाएगा फॉरेनर। विदेशी, अजनबी, विदेशी, अजनबी, ये सारे शब्द हैं। अजनबी और विदेशी एक फॉरेनर को ही कहा जाता था उस जमाने में। लेकिन आज के जमाने, अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, ये जो फॉरेस्ट का आदमी आया, कोई जंगलात में रहने वाला आदमी आया, वो यहां पर गया और वो यहां पर गया, तो इन दोनों जगह के लिए ये भी फॉरेनर हो जाएगा। तो ये उस जमाने में यूज होता था। आज के जमाने में ये फॉरेनर की व्याख्या नहीं है। मैं फिर से बता दूं, पर्शियन में, फारसी में अजनबी कहते हैं, और हिंदी में हम इन्हें परदेसी कहते हैं, और अंग्रेजी में हम फॉरेनर कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट ड्वेलर अगर आया या जंगल से आदमी आया तो भी वो फॉरेनर कहलाता था। लेकिन अगर एक जगह के आप हैं, आपकी संस्कृति एक जैसी है, समाज एक जैसा है, आप एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर आप फॉरेनर नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेस की। इसका मतलब क्या है कि आप बताइए, अगर कोई क्राइम होता है या कोई चीज हो चुकी है या फिर कोई ऐसा इवेंट हो चुका है, उसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे? आप एविडेंस ढूंढेंगे, आप सबूत ढूंढेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे। आपने कहा, पापा ने कहा बेटा तुमने ये तोड़ दिया, आपने कहा नहीं मैंने नहीं तोड़ा, ये मेरी बहन ने तोड़ा है। तो ये दोनों के लिए पापा क्या करेंगे? एविडेंस जमा करेंगे, है ना, पूछेंगे दोनों से, सवाल जवाब करेंगे। इसी तरीके से हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता, ये दोनों के दोनों एक जासूस की तरह काम करते हैं। तो इन्हें चाहिए एविडेंस। पहले क्या होता था, हम बात कर रहे हैं 700 से लेकर 1750 के बीच में, लेकिन इससे पहले जितने भी हमारे पास साधन थे या कहें अलग अलग एविडेंसेस थे, उसमें बहुत सारी चीज थी। जैसे आप ये देखिए, सिक्के हो गए, ये सिक्के हो गए, कुछ इंस्क्रिप्शंस हो गए, इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख हो गए, जो कभी मंदिरों में लिखे थे, कभी लौह स्तंभ में लिखे थे। इस तरीके के नायाब आर्किटेक्चर हो गए, जैसे हमारे पास कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इस तरीके से नायाब आर्किटेक्चर हो गए। फिर टेक्सचुअल रिकॉर्ड, टेक्सचुअल रिकॉर्ड में मतलब कोई चीज जो किसी ने लिख दी हो, यानी मान लीजिए किसी ने ये हर्षवर्धन की लिख दी जीवनी, या किसी ने किसी और की लिख दी जीवनी, तो उस जीवनी में बहुत सारा कंटेंट ऐसा लिखा होता था जिससे हम उस जमाने के समाज को समझ सकते थे। ओके, अब जिस समय की हम बात करें, इस पूरे किताब में, इस पूरे सीरीज में हम बात करेंगे 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बारे में।
इस जमाने में, इस समय में जो मेन चीज आगे बढ़ी, जो एविडेंसेस बढ़े, वो थे पेपर एविडेंसेस, वो थे लिखित, या ये कहें कि टेक्सुअल रिकॉर्ड। टेक्सुअल रिकॉर्ड मतलब लोगों ने लिखा, हर चीज लिखी। उसका कारण क्यों था? क्योंकि पेपर आ गया। अब पेपर पे कोई चीज अगर लिख दी जाए और 10 दिन बाद देखी जाए तो आपको वो पेपर देख के याद आ जाएगा, लेकिन अगर आप याद रखें दिमाग में तो हो सकता है आप कल ही भूल जाए। तो पेपर में जो चीज लिखी जाती है वो बहुत आसान हो गई, क्योंकि पेपर मिलना बड़ा आसान हो गया। चाइना की तरफ से पेपर गया बहुत जगह पे, पहले कोरिया गया, फिर जापान गया, फिर बगदाद आया, बगदाद से हमारे यहाँ आ गया, हमारे देश में आ गया। तो पेपर आ गया और वो सस्ता भी हो गया। तो जो पेपर था सस्ता था, इससे क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि भाई जो भगवान या अपने आराध्य की चीजें यानी कि होली टेक्स्ट लिखना शुरू किया, और जो भी रूलर्स थे, जितने भी शासक थे, उनके वृत्तांत लिखने शुरू किए, क्रोनिकल्स लिखने शुरू किए। लोगों ने लेटर, चित्र, एक दूसरे को लेटर भेजना शुरू किया। लोगों ने जो सेंट्स थे, बड़े बड़े जो लोग थे, उनकी टीचिंग्स लिखना शुरू किया। लोगों ने अपने पिटिशंस, अगर किसी को कुछ देना है कि भाई तुमने ये किया, तुमने वो किया, या कहें कि जुडिशियल रिकॉर्ड्स, अगर न्यायाधीश कुछ लिखता है या फिर कोई अधिवक्ता लिखता है, वो रिकॉर्ड इन्होंने लिखना शुरू किया, लोगों ने लिखना शुरू किया। दूसरा ये कि अकाउंट्स में भाई कितने पैसे आए, कितने नहीं आए, और कितना हमने कर लिया, टैक्स लिया, वो सब लिखना शुरू किया, सब लिखना शुरू किया। तो जितना जो भी आप हाथ से लिखेंगे, जो भी आप हाथ से लिखने वाले हैं, उस हाथ से लिखने वाले को हम कहते हैं पांडुलिपियां। उसको हम कहते हैं पांडुलिपियां। पांडुलिपियां मतलब होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, याद रहेगा। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है हाथ से लिखी हुई चीज। तो जितनी भी ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसको नॉर्मली कौन कलेक्ट करता था? इनको अमीर लोग कलेक्ट करते थे, वेल्दी लोग कलेक्ट करते थे, रूलर्स करते थे, मोनास्टरीज, टेम्पल्स, ये सब, ये जो पुराने जमाने में लोग लिख के चले गए हैं उसको ये जमा करते थे। अब आज के जमाने में ये सारी जो चीज है पांडुलिपियां, मैं दिखा देता हूं पांडुलिपि। ये है पांडुलिपि इस तरीके की। तो ये जो पांडुलिपियां है, या ये कहें जिसने भी हाथ से लिखा हुआ है, वो पांडुलिपियां जो है उनको जमा किया जाता है, रखा जाता है कहां पर? या तो लाइब्रेरी में या आर्काइव्स में। आर्काइव्स बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको कहते हैं अभिलेखागार। अभिलेखागार एक ऐसी जगह जहां पर आप दस्तावेज और पांडुलिपियां रखते हैं, और हर एक स्टेट में, हर एक कैपिटल में और बड़े बड़े शहरों में आपको एक आर्काइवल मिल जाएगा, आपको एक अभिलेखागार मिल जाएगा, जहां पर आपको पूरे रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन मिलेंगे। यानी कि अगर कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको वहां रखा जाएगा, उसको संजोया जाएगा। कई बार ये म्यूजियम में भी रखा जाता है, क्योंकि आपके कॉलेज में एक लाइब्रेरी होगी, आपके हो सकता है कॉलोनी में भी एक लाइब्रेरी हो, लेकिन ये लाइब्रेरी थोड़ी लोकल लेवल पे है। एक जो स्टेट, जो सरकार की लाइब्रेरी होती है, यह सरकार का अभिलेखागार होता है, आर्काइव होता है, जहां पर उस पूरे प्रदेश की चीजें रखी जाती है और नेशनल लेवल पे पूरे देश की चीजें रखी जाती हैं, उसी को मैं आर्काइव कह रहा हूं। क्लियर? अब हुआ ये कि इस जमाने में कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, लोगों को हाथ से नकल करना था। तो इनको क्या कहते थे? इनका नाम है नकल नवीस। स्क्राइब्स, लिपिक और नकल नवीस, ये तीनों ही एक ही आदमी है। मतलब ये इनका काम क्या होता है? ये एक जो इनके पास कंटेंट है इसको लेते हैं और उसकी हूबहू नकल बना देते हैं, कॉपी। जैसे आजकल फोटोकॉपी होती है ना, जैसे आप पन्ना डालिए और उसकी फोटोकॉपी निकल आएगी, वैसी ये लोग हाथ से लिखा करते थे। अब होता यह है कि आप मान लीजिए आप एक दोस्त का एक होमवर्क लेके आए और आप इस होमवर्क को कॉपी करना चाहते हैं। अब आपका दोस्त है तो इंटेलिजेंट, लेकिन उसकी हाथ में मतलब हैंडराइटिंग अच्छी नहीं। जैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है, आप देख रहे होंगे। तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है तो मेरे दोस्त नहीं समझ पाते मैंने क्या लिखा, मैं ही खुद नहीं समझ पाता हूं मैंने क्या लिखा। तो इसीलिए ये जब कुछ लिखते थे और कोई वर्ड समझ में नहीं आता था तो ये कुछ अपनी तरफ से लिख देते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, समय के साथ अब इसकी भी कॉपी बनी होगी, ऐसे करके ये बनती चली गई और फिर समय के साथ बहुत सारे कंटेंट में परिवर्तन आता चला गया। तो हिस्टोरियंस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो पहली मैन्यूस्क्रिप्ट, फिर उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट, उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपियां, इन सब को पढ़े समझे, तभी क्लियर हो पाता है कि एक्चुअल कंटेंट क्या है। एक आपको जियाउद्दीन बर्नी का एग्जांपल बताऊंगा। हुआ यह कि ये जो जियाउद्दीन बर्नी है, इन्होंने पहला जो वृत्तांत लिखा वो लिखा 1356 में, और उसके बाद 1358 में दूसरा सेम चीज, सेम कंटेंट, जो इन्होंने यहां लिखा वही उन्होंने यहां लिखा, लेकिन थोड़ा परिवर्तित करके लिख दिया, यानी एक नया वर्जन बना दिया। इसको कहते थे वर्जन 1, वर्जन 2। तो इन्होंने वर्जन 1, वर्जन 2 जब बनाया तो जो वर्जन 1 है
वो तो हिस्टोरियंस को मिला ही नहीं। वर्जन 2 ही हिस्टोरियंस को मिला जियाउद्दीन बर्नी का, और फिर हिस्टोरियंस के दिमाग में या लोगों के दिमाग में ये रहा कि भाई ये वर्जन 2 ही है, हमको पहला तो मिला ही नहीं, वो तो कहीं दबा रह गया। एक और चीज आपको बताऊंगा, यहां 2 टाइप की आपको ये हिंदी तो नहीं है, जो लोग अरबी जानते हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे इसको, क्योंकि बहुत जमाने पहले की है। देखिए, इसमें हैंडराइटिंग है, नकल नवीसी की गई है, और यहां पर 2 स्टाइल है। एक ये वाला स्टाइल है नैस्तालिक, एक ये जो आपका है शिकस्त। तो अगर आप शिकस्त वाले, ये जो राइट हैंड साइड को देखें, पहले राइट हैंड साइड, पहले ये वाला बताता हूं, लेफ्ट हैंड साइड वाला बताता हूं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इसको कहते हैं नैस्तालिक। अगर आप देखेंगे तो ये कर्सिव है, मतलब बहुत ही अच्छे से लिखा गया है और देखने में इजी है, कर्सिव और इजी, ठीक। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है इसको हम कह रहे हैं शिकस्त। शिकस्त ये एक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, पढ़ने में, यानी कि डेंसर है और डिफिकल्ट है। ये आपका कर्सिव है, इजी है, ये डेंसर है, डिफिकल्ट है। तो इस तरीके की नकल नवीसी या लिखावट हुआ करती थी उस जमाने में। अब नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में जहां तक मैं बात करूं, बार बार आपके दिमाग में मैं बिठाना चाहता हूं कि 700 से 1750 के बीच में ही बात होगी। तो नए नए चीजें आई, क्योंकि परिवर्तन तो हमेशा होता है। अब नए परिवर्तनों में क्या क्या आया, ये जो चर्चा है, मुझे लगता है क्योंकि ये लंबा हो रहा है वीडियो, तो मैं सोचता हूं कि इसको हम अगली बार डिस्कशन करते हैं, ठीक है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स हम अगली बार करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।